हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल ऐसा हिंदी कहानी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का आनंद लेने के लिए कहानी को लास्ट तक देखें और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। रात का घना अंधेरा पसरा था। रात की चादर तले इंसानों के साथ साथ अब तो सारे सितारे भी सो चुके थे, पर ईसा की आंखों में नींद कहाँ। वह अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी। अंकुर नींद के आगोश में डूबे थे। घड़ी की सुई की टिक टिक से भी उसे झंझलाहट महसूस हो रही थी। पता नहीं क्यों कुछ छूटता हुआ महसूस हो रहा था। अंशु भाभी का थोड़ी देर पहले ही फोन आया था। नाना जी नहीं रहे। कब? थोड़ी देर पहले उन्होंने अंतिम सांस ली। दिल में कहीं कुछ छटक सा गया। शायद ननिहाल से जुड़ा हुआ वह अंतिम धागा, क्योंकि उनके जाने के साथ ही ननिहाल शब्द जीवन से खत्म हो गया। ईसा को ननिहाल हमेशा से बहुत पसंद था। यह वह जगह थी जहां लोग उसकी माँ को उनके नाम से पहचानते थे। यहाँ वे राम गोपाल जी की बहू नहीं, रमेश की पत्नी नहीं और ना ही ईसा की माँ थी। यहाँ वो कमला थी, सिर्फ कमला, जहां उनके आगमन का लोगों को इंतजार रहता था, जिनकी वापसी के नाम पर लोगों के चेहरों पर उदासी पसर जाती थी। इतनी जल्दी कितने दिनों बाद आई हो? कुछ दिन तो रुको। माँ का चेहरा जितनी तेजी से खुशी से चमकता, उतनी ही तेजी से धप भी पड़ जाता। खुशी इस बात की कि कुछ लोग आज भी उनके आने का इंतजार करते हैं। गम इस बात का कि जो दूसरे ही पल इस बात का इजहार कर देता है कि अब वह पराई हो चुकी है। सिर्फ अपनों के लिए ही नहीं, इस शहर के लिए भी। क्या सोचा है आपने कब चलेंगी? उनकी बहू कह रही थी। बीमार चल रहे थे, सबका इंतजार करेंगे तो कैसे चलेगा? मिट्टी खराब हो जाएगी। मिट्टी एक जीता जागता इंसान पल भर में मिट्टी हो गया। महीनों तक गर्मी की छुट्टियों का इंतजार करने वाले नाना जी को आखिरी बार देखना भी संभव ना होगा। माँ के जाने के बाद उन्होंने ही तो सहेजा था हम दोनों भाई बहन को। माँ जब इस दुनिया से गई, बच्चे नहीं थे हम, पर प्यार के दो मीठे बोल, ममता भरा हाथ तो हर उम्र में चाहिए होता है। माँ बहुत कष्ट में थी। हर बार की कीमियोथेरेपी निराशा की ओर ढकेल रही थी। डॉक्टर हर बार कहते अब वे ठीक हैं, पर माँ जानती थी सब कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर से मिलने के बाद पापा हमेशा हम भाई बहन के सामने मुस्कुराने का प्रयत्न करते। सब कुछ ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। पर हर बार पापा के माथे की लकीरों को अनपढ़ माँ ने ना जाने कैसे पढ़ लेती थी। आज सोचती हूँ तो लगता है पापा के लिए कितना मुश्किल रहा होगा सब कुछ। हम सब के चेहरे पर खुशी के कुछ हसीनपन देखने के लिए वे मुस्कुराने का प्रयत्न करते थे, पर मुस्कुराते रहना कोई आसान बात नहीं। बहुत दर्द से गुजरती थी उनकी वह हंसी हम सब के चेहरे पर। खुशी के चंद लम्हों देखने के लिए ईसा को आज वह दिन बार बार याद आ रहा था। माँ का शरीर कैंसर से दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा था, पर उससे ज्यादा कमजोर होती जा रही थी उनके जीने की इच्छा शक्ति। पर ना जाने क्यों मायके की दहलीज उन्हें बार बार खींच रही थी। पापा के बार बार मना करने के बावजूद माँ हमें समेटे नाना जी से मिलने चली गई थी। नाना जी ने बार बार कहा भी था, तुम चिंता ना करो, हम तुमसे मिलने आएंगे। मगर उस दहलीज, उन दीवारों का मोह उनसे छूटता नहीं रहा था। छूटता भी क्यों? जीवन की ना जाने कितनी यादें जुड़ी थी उन दीवारों से, उन गलियारों से। उन्हें हमेशा लगता था शहर के चौराहे, नुक्कड़ उनकी राह आज भी तक रहे हैं। एक एक चीज का हिसाब रखने वाली माँ नानी के घर जाकर ना जाने क्यों भुलक्कड़ बन जाती थी। नानी के बार बार कहने पर भी कुछ न कुछ सामान हर बार छूट ही जाता था। हर समय हर चीज को सहेजने वाली माँ खुद को सहेजना भूल जाती थी। जिनकी उंगलियों पर एक एक चीज होती, वे ना जाने क्यों मायके से लौटते समय चीजें रखकर भूल जाती। शायद वे उस घर में अपने वजूद की खुशबू बनाए रखना चाहती थी, पर उस बार के
वे सामान नहीं शायद अपने आप को भूल आई थी। कभी कभी इंसान मौत से पहले ही मर जाता है। माँ शायद अपना अंत जानती थी। हमेशा बोलने वाली माँ अचानक चुप हो जाती या फिर बहुत बोलने लगती। बहुत कुछ कहना था उन्हें, पर शायद हम ही उन्हें सुन नहीं पाए। कुछ तो था जो माँ के साथ ही अनकहा रह गया। अब की बार वे लौटकर आई तो कुछ तो था जो उनसे छूट रहा था, पर माँ से कुछ भी न कहती। रिश्तों और संबंधों को हमेशा सहेजने और समेटने वाली माँ सूख रही थी। माँ हमेशा कहती थी, वृक्षों से हमें संबंध की गहराइयों की कला सीखनी चाहिए। कुल्हाड़ी की एक चोट से सिर्फ जड़ें ही नहीं मरती, पेड़ भी मर जाता है। अंतिम आहुति के साथ घर की पूजा संपन्न हुई। ईसा अपनी सोच के दायरे से बाहर आ गई। नाना जी तस्वीर में मुस्कुरा रहे थे। स्वागत करने वाले हाथ, दुलारने वाले हाथ आज तारीफ बन चुके थे। सभी लोग प्रसाद ग्रहण कर आंगन में ही बैठ गए। बड़े मामा जी के लड़के ने नानी जी के जीवन पर एक छोटा सा वृत्त चित्र बनाया था। ईसा हर कोने में बिखरी बचपन की यादों को आंचल में समेट रही थी। पता नहीं कब आना हो भी या शायद। नाना जी का मुस्कुराता चेहरा आंखों में समा गया। ऑफिस जाते नाना जी, पोते की शादी में नाचते नाना जी, परिवार के साथ खाना खाते नाना जी। ईसा की आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे। अंशु भाभी ने धीरे से उसके हाथों पर हाथ रखा, पर स्नेह और आश्वासन का स्पर्श भी उन आंसुओं को रोक ना सका। अंकुर ने धीरे से रुमाल ईसा की तरफ सरका दिया। कुछ था जो ईसा किसी से भी बांट नहीं पा रही थी। पूजा संपन्न हो चुकी थी। धीरे धीरे घर से सभी पड़ोसी, दोस्त और रिश्तेदार प्रसाद लेकर अपने अपने घर लौटने लगे। अंकुर ने भी धीरे से इशारा किया, अगर अभी निकल लेंगे तो रात तक घर पहुंच जाएंगे। रुकने का कोई मतलब भी नहीं था और रोकने वाला भी दूर दूर तक कोई नहीं था। रोकने और मनुहार करने वाले हाथ तो ना जाने कब का हाथ छुड़ा कर इस दुनिया से जा चुके थे। ईसा ने सबसे इजाजत मांगी। मामी जी ने अंकुर और ईसा का टीका किया और घर के लोगों के लिए डिब्बे में प्रसाद बांध कर दे दिया। ईसा ने एक भरपूर नजर घर पर डाली। कितना कुछ समेट लेना चाहती थी वह। शायद रिश्ते, शायद घर, या फिर शायद या शहर, सब कुछ तो छूट रहा था। गाड़ी धूल उड़ाती आगे बढ़ गई। रास्ते भर ईसा ने किसी से कोई बात नहीं की, पर अंशु कुछ कुछ समझ रही थी। वह उसके चेहरे को पढ़ने का प्रयास कर रही थी। उम्र में उससे छोटी ही थी, पर दुनिया की उसे बड़ी अच्छी समझ थी। जीजा जी, बड़ी देर से गाड़ी चल रही है, कहीं ढाबा देखकर गाड़ी रोक लीजिए, चाय पीने का मन कर रहा है। अंशु समझ चुकी थी कुछ ऐसा था जो ईसा को चुभ रहा था। ईसा बेचैन है, अंशु यह अच्छी तरह समझ रही थी। नाना के घर से हमेशा के लिए नाता कहीं ना कहीं टूट रहा था। सब लोग ढाबे की ओर चल पड़े। ईसा भरे कदमों से कुर्सी की तरफ बढ़ी ही रही थी कि अंशु ने एक हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। दीदी, आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ। हाँ बोलना। नाना जी का जाना हम सब के जीवन में एक खालीपन भर गया है, पर इस दुनिया में जो आया है उसे एक दिन तो जाना ही है। नाना जी अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरा करके गए हैं। मुझे ऐसा लगा आपके आंसू का कारण सिर्फ नाना जी का जाना नहीं है, ऐसा कुछ है जो आपको कचोट रहा है। आपके आंसू थम नहीं रहे हैं। ईसा चुपचाप अंशु का चेहरा देखती रही। अंशु ना जाने कैसे उसके दिल के दर्द को समझ गई थी। अंशु, तुमसे आज तक कुछ भी नहीं छिपा है, आज भी तुमसे मैं कुछ नहीं छिपाऊंगी। जिस घर में मेरी माँ पढ़ी बढ़ी, जिनकी हर सांस मायके से शुरू होती थी और मायके पर ही खत्म होती थी, आज नाना जी के घर जब वह वृत्त चित्र चला तो मामा जी के बेटे बहू, नाती पोते सबकी तस्वीरें थी, पर मेरे पापा और मेरी माँ की एक तस्वीर भी ना थी। नाना जी की संतान मेरी माँ उस घर की बेटी भी थी, किसी की बहन, किसी की बुआ भी थी। आज न जाने क्यों मुझे यह महसूस हुआ
माँ का वजूद उनकी मृत्यु के साथ ही खत्म नहीं हुआ, बल्कि उस घर में तो उनका अस्तित्व कब का खत्म हो चुका था। माँ से जुड़ा हुआ यह नाता शायद उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन माँ मरी, पर इसका एहसास मुझे आज हुआ। अंशु, लोगों की थोड़ी सी अनदेखी सिर्फ रिश्तों को ही ठंडा नहीं करती, इंसान को भी ठंडा कर देती है। आज मैंने महसूस किया, कुछ साल पहले मेरी माँ मरी तो सिर्फ उनका शरीर मरा था, पर लोगों की नजरों में उनका अस्तित्व तो बहुत पहले ही मर गया था। जानती हो अंशु, छोटी चाची गरीब परिवार से थी। दादी ने उनकी सुंदरता देखकर चाचा से शादी की थी। माँ बताती थी, चाची के मायके वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था जीवन भर वे इतने संपन्न परिवार के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर पाएंगे। कर्तव्य मतलब लेन देन। भारतीय परिवारों में हर मौके, तीज त्योहार पर आने वाला नेक, बहू के घर वालों और समधी समधियानों का कर्तव्य ही तो है। ईसा की बात सुन अंशु मुस्कुरा दी। अंशु उस पर से तुर्रा, यह कि इसमें नया क्या है, दुनिया करती है। दादी ने चाची की सुंदरता पर मोहित होकर उन्हें 2 कपड़ों में लाना मंजूर तो किया था, पर शादी होते ही दादी यह बात भूल चुकी थी कि चाची के परिवार लोगों की ऐसी स्थिति नहीं है कि वे हर मौके पर नेक भेजते रहें। पर चाची ने अपने मायके वालों की इज्जत रखने के लिए न जाने कितनी बार चाचा जी से बचा बचा कर रखे पैसों से कभी मिठाई तो कभी कपड़े खरीद कर मायके की इज्जत रखी। दादी इंसान के तौर पर बहुत अच्छी थी, पर साफ दादी समझ जाती थी कि यह सारा सामान किस तरह एकत्र किया गया है। सैया का दाम और भैया का नाम। दादी का यह एक वाक्य चाची को नस्तर की तरह चुभता, पर बेचारी क्या करती। घर में जेठानी भी थी, एक अनदेखी सी प्रतिद्वंदिता बनी ही रहती। आश्चर्य की बात, यह प्रतिद्वंदिता उन दोनों के मन में कभी नहीं उपजती। माँ के चाची से हमेशा से अच्छे संबंध रहे, पर दादी, बुआ और नाते रिश्तेदार तुलना कर ही देते थे। एक बार चाची ने मन की गांठों को माँ के सामने खोलकर रख दिया था। उन्होंने रोते रोते माँ को बताया था कि भाई भाभी के आने के बाद बिल्कुल ही बदल गए हैं, पर मायके की इज्जत रखने के लिए मन पर पत्थर रखकर वहां जाना ही पड़ता है। औरत का जीवन कभी ससुराल में मायके की इज्जत रखने तो कभी मायके में ससुराल की इज्जत रखने में ही बीत जाता है। माँ अच्छी तरह से समझती थी कि विदाई में मिली चाची की साड़ियाँ उनकी खुद की साड़ी खरीदी हुई होती हैं, पर आज समझ में आता है कहीं ना कहीं माँ भी तो मायके की इज्जत ही रख रही थी। नाना नानी अपने सामर्थ्य अनुसार सब कुछ कर ही रहे थे, पर आज मामा के परिवार का व्यवहार देखकर यह महसूस हुआ कि मायके की दहलीज माँ के हाथ से कब की निकल चुकी थी। जिस परिवार के पास नाना के परिवार के नाम पर उनकी बेटी और उसके परिवार की एक तस्वीर भी उपलब्ध ना हो सकी, वह भला माँ से जुड़े हुए रिश्तों की क्या कद्र करेगा। माँ बस नाना नानी का मुंह देख कर आती जाती रही। शायद ससुराल में मायके का सम्मान बचाए रखने के लिए अंशु ईशा के चेहरे को देख रही थी, और ईशा आसमान में बिखरे उन बादलों के बीच डूबते सूरज को। रिश्तों की भीड़ में आज एक रिश्ता कहीं डूब गया था। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।